बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज़ वाघा और आप देख रहे हैं इन्फो एट अयाज़। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं आपको एक गुमनाम पंजाबी हीरो के बारे में बहुत दिलचस्प मालूमात फ़राहम करने जा रहा हूं। मैं समझता हूं कि ये वाली जो मालूमात हैं आप दोस्तों के लिए बहुत अहम होंगी, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने इन्फो एट अयाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो घंटी का निशान है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिस बर वक्त आप दोस्तों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन, एक ऐसा मर्द मुजाहिद, एक ऐसा पंजाबी हीरो जिसके नाम से अंग्रेज़ सरकार कांपती थी, उसका नाम है निज़ाम लोहार। निज़ाम 1835 में ज़िला अमृतसर के इलाके तरन तारन के करीब एक गांव के एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ। उसका ताल्लुक़ एक बहुत ही गरीब लोहार घराने से था। बूढ़ी माँ लोगों के मुख्तलिफ़ काम काज करके निज़ाम को तालीम दिला रही थी। घर में जमा बहन थी। निज़ाम लोहार स्कूल में पढ़ते हुए भी दूसरों से अलग अलग रहा करता था, मगर उसके हम असर और हम जमात हरगिज़ ना जानते थे कि वो क्या कुछ कर गुज़रने के मंसूबे बना रहा है। इर्द गिर्द की किसान आबादियों पर भारी लगान और फिर हुकूमत के एहलकारों का मुफलिस किसानों पर तशद्दुद आम सी बात थी। निज़ाम लोहार अक्सर इसी सोच में रहा करता था कि गरीब अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है आखिर इसकी वजह क्या है। सोच सोच कर आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस बुराई की सारी जड़ अंग्रेज़ की ग़ुलामी है। जब निज़ाम लोहार ने अपनी भट्टी में पहली बर्छी डाली और एक पिस्तौल भी बना डाला तो उसकी वालिदा उससे बहुत नाराज़ हुई। उसने निज़ाम से कहा कि अगर लोगों को पता चल गया कि तू हथियार बना रहा है तो क्या होगा। वो मुस्कुराया और चुप रहा। गोया कि एक नया इंसान उसके अंदर जन्म ले रहा था और उसकी बाग़ियाना ख्यालात जो थे वो एक नई तब्दीली के लिए आईना थे। आहिस्ता आहिस्ता सारे स्कूल और सारे गांव को पता चल गया कि निज़ाम लोहार के पास कौन कौन से हथियार हैं। निज़ाम लोहार अपनी बाग़ियाना सोचों में गुम रात गए घर से बाहर रहता था। मालूम होता है कि कुदरत उसके जज्बा बगावत को पुख्ता करना चाहती थी। शुरू में निज़ाम लोहार की निचली सतह पर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू हुई। निज़ाम लोहार मकामी बागी लीडरों अजीत सिंह और मलकियत सिंह को हथियार बनाकर भेजना शुरू कर दिए थे और ख़ुद भी अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ मुसल्लह कार्रवाइयों में शुरू हो गया था। अंग्रेज़ों को निज़ाम लोहार पर शक होने लगा, लेकिन उन्हें निज़ाम लोहार के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिल रहा था, क्योंकि निज़ाम लोहार जो भी कोई वारदात करता बच निकलने में कामयाब हो जाता था। निज़ाम लोहार अपने घर के एक खुफिया तहखाने में हथियार बनाकर छुपा कर रखता था। एक दिन वो घर से बाहर था कि तरन तारन पुलिस ने वहाँ पर छापा मारा। कैप्टन कोल की सरबराही में उसके घर पर छापा मारा और हथियार बरामद कर लिए। कैप्टन कोल ने निज़ाम लोहार की माँ और बहन पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में उसकी माँ दम तोड़ गई। चुनांचे रात को जब निज़ाम लोहार घर वापस आया तो उसकी बहन ने उसे सारी कहानी बताई और कहा कि कैप्टन कोल ने हमारे घर पर छापा मारा, हथियार साथ ले गया और वालिदा पर इतना तशद्दुद किया कि वो मर गई हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़द्दोकोब किया गया। ये वाक़या उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला कुन मोड़ था। उसी वक्त निज़ाम अपनी बहन को साथ ले जाकर अपने एक दोस्त जिसका नाम शफ़ी था उससे उसका निकाह कर दिया और ख़ुद अपना घर बार छोड़कर एक वीरान हवेली में जाकर आबाद हुआ, जो किकरा वाली हवेली के नाम से मशहूर है।
दूसरी रात निज़ाम लोहार थाने में पहुंचा और कैप्टन कोल को कत्ल कर दिया, जिसने उसकी मां का खून किया था। कैप्टन कोल के कत्ल की खबर सुनकर पूरे इलाके में खुशी की एक लहर दौड़ गई। अभी इलाके में चौपालों पर, तरंजनों पर कैप्टन कोल के कत्ल के चर्चे ही थे कि निज़ाम लोहार ने सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस रोनाल्ड को कई साथियों समेत कत्ल कर दिया। रोनाल्ड की मशकशुदा लाश धूप सड़ी पतन पर रोही नाले में पाई गई। जब अंग्रेज़ पुलिस वहां पहुंची तो निज़ाम लोहार की बर्छी रोनाल्ड के सीने पर गड़ी थी। अब निज़ाम लोहार अंग्रेज़ सरकार के लिए दहशत की अलामत बन चुका था। उसके बाद निज़ाम लोहार हुकूमत के लिए एक ताना बन गया और सारे पंजाब में निज़ाम लोहार के ख़िलाफ़ इश्तिहार लग गए। 10,000 रुपये और 4 मुरब्बा ज़मीन उसको मिलेगी जो निज़ाम लोहार को ज़िंदा या मुर्दा हमारे पास लाएगा। इसके साथ ही ये ऐलान भी कर दिया कि जो निज़ाम लोहार को ज़िंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा उसको कचहरी में कुर्सी भी मिलेगी। इन इश्तिहारों के मुकाबले में नवाई देहात में गरीब लोगों ने ये धमकी फैला दी कि जो कोई निज़ाम लोहार के ख़िलाफ़ गद्दारी करेगा उसे जान से मार देंगे। इर्द गिर्द के देहातों में ये बात ज़बान ज़द-ए-आम थी, जिन्हें भी निज़ाम दी मुखबरी की थी उनका घर साड़ दिता जाएगा। ये बात सुनकर अंग्रेज़ सरकार कांप उठी। अवाम के नज़दीक निज़ाम लोहार किसी एक शख्स नहीं बल्कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पंजाब की मुज़ाहमत का अलम बन गया था। एक रात पुलिस ने तहसील पट्टी के एक करीबी कब्रिस्तान पर छापा मारा, मगर निज़ाम लोहार उसी अड्डे को छोड़कर मौजा सूही की तरफ चल दिया। रास्ते में उसकी मुलाकात इलाके के एक मशहूर बागी सूझा सिंह की मां जीता से हुई। जीता रोई जा रही थी। निज़ाम लोहार ने उससे रोने की वजह पूछी तो उसने कहा कि मेरे बेटे सूझा सिंह को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। निज़ाम लोहार ने उसे तसल्ली दी और कहा कि मैं आपके बेटे को छुड़ा कर ले आऊँगा, आप परेशान ना हों। चुनांचे वो टिब्बा कमाल चिश्तिया की तरफ चल दिया। पुलिस से मुकाबले के बाद निज़ाम लोहार ने सूझा सिंह को छुड़ा लिया। सूझा सिंह की मां जीता ने निज़ाम को अपना मुंह बोला बेटा बना लिया और निज़ाम उन्हीं के पास रहने लग गया। उधर लाहौर और कसूर के दरमियानी इलाके माझे के इनकलाबी जबरू जट को निज़ाम लोहार के बारे में मालूम हुआ तो वो भी निज़ाम लोहार के साथ शामिल हो गया। निज़ाम लोहार, सूझा सिंह और जबरू जट ने मिलकर अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म तहरीक का आगाज़ किया जिसका नाम था पंजाब छड़ दो तहरीक। अब निज़ाम लोहार की क़यादत में पूरे पंजाब से बागी सोच रखने वाले लोग इस तहरीक का हिस्सा बनना शुरू हो गए। आखिर फैसला हुआ कि मेलों और उर्सों में जाकर अंग्रेज़ पुलिस अफसरों को कत्ल किया जाए और ये कहकर कत्ल किया जाए कि पंजाब छड़ दो। पंजाब छड़ दो तहरीक के सिलसिले में एक दिन निज़ाम लोहार सतलुज पार एक बसंत के मेले में जा रहा था कि रास्ते में उसे प्यास लग गई। उसने मेले में जाती हुई एक लड़की से लस्सी का कटोरा मांगा। लड़की ने निज़ाम लोहार को लस्सी का कटोरा दिया। निज़ाम लोहार ने खुश होकर उसे कुछ पैसे देना चाहे। लड़की ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि ये रकम मेरे किस काम की, ये तो निज़ाम लोहार का इलाका है और वो मुझसे छीन लेगा। इस पर निज़ाम ने अपना आप ज़ाहिर कर दिया और कहा कि पंजाब की हर लड़की मेरी बहन है, मैं तो सिर्फ अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ हूँ और मैं चाहता हूँ कि अंग्रेज़ पंजाब को छोड़कर यहाँ से चला जाए। उस लड़की का नाम मोहनी था। अगले दिन मेले में मोहनी का निज़ाम लोहार के साथ मोहनी की मुलाकात हुई
تو موہنی نے نظام کے ہاتھ میں راکھی باندھی۔ ہندو مذہب میں بہنیں نیک شگون کے طور پر اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں اپنے بھائیوں کی کلائی پر ایک دھاگا باندھتی ہیں، جس کو راکھی یا رکھڑی کہا جاتا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ اس ہفتے اس کی شادی ہے۔ نظام نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی شادی میں ضرور شریک ہوگا۔ اسی دوران میلے میں نظام نے انسپکٹر آئس کو قتل کر دیا، جس سے پورے میلے میں بھگدڑ مچ گئی اور نظام لوہار کا جو پیغام تھا وہ دور دراز کے علاقوں تک پہنچ گیا۔ اب نظام لوہار پنجاب کی انگریز پولیس کے لیے تانے سے زیادہ خوف کی علامت بن چکا تھا۔ ایس پی جان لیو نے نظام لوہار کو پیغام بھجوا کر اس سے بات چیت کرنا چاہی، گویا یہ اسے مارنے کا ایک منصوبہ تھا۔ نظام لوہار کو اس منصوبے کا پتہ چل گیا۔ اس نے بھیس بدل کر ارد گرد موجود سپاہیوں کو تاڑ لیا اور ایس پی جان لیو کو اپنی گولی کا نشانہ بنا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور 3 ماہ تک چھانگا مانگا کے علاقے میں جبرو جٹ کے پاس رہتا رہا۔ انگریز سرکار نے پنجاب چھڑ دو تحریک کو ناکام بنانے کے لیے ایک شاطر چال چلتے ہوئے ایک لڑکی جس کا نام پچھیا ماچھن تھا، اس کو سوجھا سنگھ کے ساتھ نتھی کر دیا۔ اب پچھیا ماچھن دن رات سوجھا سنگھ کے کان بھرتی اور نظام لوہار کے خلاف اس کے کان بھرتی رہتی تھی۔ ایک دن نظام لوہار سوجھیا کے نظام لوہار اور سوجھا سنگھ کی ماں جیتا کی بیماری کی خبر سن کر واپس حویلی آ گیا۔ اسی اثناء میں نظام لوہار کو معلوم ہوا کہ سوجھا سنگھ ساتھ والے گاؤں جٹاندہ کھوہ کی ایک لڑکی پچھیا ماچھن سے پیار کی پینگیں بڑھا رہا ہے۔ اس نے سوجھا سنگھ کو خوب سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ جو پیار ہے لوگوں کو بزدل بنا دیتا ہے۔ لیکن سوجھا سنگھ اس کی بات نہ مانا اور پچھیا ماچھن کی باتوں میں آ کر وہ نظام لوہار کے خلاف ہو گیا۔ نظام لوہار ایک دن سوجھا سنگھ کی ماں جیتا کی بیماری کی خبر سن کر اس کے گھر بیمار پرسی کے لیے گیا تو سوجھا سنگھ نے پولیس کو خبر کر دی کہ نظام آج ہمارے گھر میں مہمان ہے۔ 2 گھنٹے کے اندر نظام جس کمرے میں ٹھہرا تھا، پولیس نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ 2 پولیس اہلکار کمرے کی چھت پر چڑھ گئے اور چھت پر سوراخ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ نظام کو پتہ چل گیا کہ مجھ پر حملہ ہونے لگا ہے تو وہ فوراً اٹھا۔ اس نے اپنے سر پر تانبیا پہنا، لوہے کا تانبیا پہنا، گھوڑی پر سوار ہوا اور باہر نکلنے کی کوشش کی۔ جب گھوڑی دروازے کی طرف دوڑی تو اس کا سر دروازے کی چوکھٹ سے ٹکرا گیا۔ نظام لوہار وہاں گر پڑا، زخمی ہو گیا۔ تو 48 گھنٹے تک پولیس اہلکار اسی کمرے پر گولیاں برساتی رہی۔ 48 گھنٹے کے بعد جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب نظام لوہار مارا جا چکا ہے، انہوں نے نظام کی لاش کو وہاں سے اٹھایا اور پوسٹ مارٹم کے لیے قصور کی ہسپتال میں لے گئے۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لاش کو قصور کے تھانے میں لایا گیا اور سوجھا سنگھ بھی وہاں پہنچ گیا اپنا انعام لینے کے لیے۔ جب سوجھا سنگھ کی والدہ کو معلوم ہوا کہ اس کے حقیقی غدار بیٹے نے اس کے منہ بولے بیٹے کے ساتھ غداری کی، جس کے نتیجے میں اس کے منہ بولے بیٹے نظام لوہار کی شہادت ہوئی، تو اس کو بہت غصہ آیا۔ وہ تھانے میں گئی
اور اپنی تلوار سے اپنے حقیقی بیٹے سوجا سنگھ کا سر تن سے جدا کر دیا اور ساتھ میں ایک تاریخی جملہ بولا کہ سوجیا مردے مردے اے غم بھی اپنے نال لے جا کہ تیری ماں تینوں اپنا 32 دھارا نہیں بخشے گی اور جبرو تو گواہ رہی کہ میں انہوں کیوں ماریا ہے۔ 32 دھاروں کا مطلب ہے کہ میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ اب یہ جملہ پنجاب کی ہر ماں جب اپنے بیٹے کو تلقین کرنے لگتی ہے، کوئی نصیحت کرنے لگتی ہے، کوئی اس نے اپنی بات منوانی ہوتی ہے تو یہ جملہ کہتی ہے کہ اگر تم نے میری یہ بات نہ مانی تو میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، 32 دھارے میں تجھے نہیں بخشوں گی۔ تو یہ جملہ جو ہے پنجاب میں امر ہو گیا۔ اگلے دن نظام لوہار کا نماز جنازہ تھا۔ قصور میں نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے اور نظام لوہار کی لاش کا آخری دیدار کرنے کے لیے دور دراز سے ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ انگریز سرکار نے اعلان کر دیا کہ جنازے میں صرف اس کو شریک ہونے دیا جائے گا جو 2 روپے ادا کرے گا۔ اس وقت مبلغ 2 روپے بہت بڑی رقم تھی، تو لوگ چونکہ نظام لوہار سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہ ان کا ایک حقیقی ہیرو تھا، ایک خالصتاً آزادی کے لیے انگریز کی غلامی کے خلاف اس نے شہادت نوش فرمائی تھی، تو انہوں نے 2 روپے دے کر ہزاروں لوگ جنازے میں شریک ہوئے، جس کے نتیجے میں 35,000 روپے جمع ہوئے، اور اس دور کے 35,000 روپے آج دور کے 35 کروڑ روپے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد نظام لوہار کی قبر پر ہزاروں لوگوں نے پھول اور چادریں چڑھائیں۔ نظام لوہار کی قبر قصور کے بڑے قبرستان میں موجود ہے۔ ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ والی جو معلومات ہیں آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔